क्योंकि बेचारे वो आए, उनको पता ही नहीं था किसमें है और चले गए, ये नहीं पता क्या छोड़ के चले गए, बट उनको लगता है कि उन्होंने कुछ किया था। एंड द मेन रीजन जो मैं कहना चाहता हूं कि एग्जैक्टली जब किसी का चीज को करने का कारण नहीं था ना, तो जाने का भी कोई कारण नहीं बनेगा। एंड दिस बिजनेस कैन प्रोवाइड यू वट एवर यू कैन ड्रीम एंड डिजायर फॉर अ वन गुड लाइफ एंड ग्रेट लाइफ रादर आई शुड से। तो वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं लेट मी क्लियर यू, ये बिजनेस आपकी जॉब के साथ, आपकी पढ़ाई के साथ, स्टडीज के साथ, आपका जो भी प्रोफेशन है उसके साथ आपकी लाइफ में एक एडिटिव है, अलग से आएगा। और क्योंकि कोई चीज जब अलग से आ रही है, देन यू विल हैव टू थिंक बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, क्या कैसे मैनेज करोगे इन सब डिस्ट्रैक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका जॉब प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, बट यू वांट टू डू इट, सो वी कैन नॉट कन्विंस यू हाउ टू डू इट, इट्स यू हु हैज टू डिसाइड फाइनली नाउ। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग माय फोकस ऑन द व्हाई, कि एक बार पता चल जाए तो आप डिसाइड करो कि मेरे को कैसे टाइम निकालना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, घर का कैसे मैनेज करना है, ये सब करने के बाद। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक बार रीजन क्लियर हो जाए ना, whatever the excuses are there, they vanish at the same time. वही लेडी जो बोल रही थी कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, मेरा बच्चा छोटा है, उसी को जब एक हफ्ते का ट्रिप मिलता है बाहर अब्रॉड का, वो बच्चे को मैनेज करके चली जाती है। यस, इट्स ट्रू। लेकिन क्वेश्चन मैं वही बता रहा हूं कि वही एक्सक्यूजेस सारे वैनिश हो जाएंगे बिकॉज रीजन इज क्लियर। वही लेडी जो बोल सकती है कि बच्चे छोटे, मीटिंग में नहीं आ सकती, जब वो मैटरनिटी जो लीव 6 महीने की खत्म होती है, शी समहाउ मैनेजेस फॉर द 10 आवर जॉब, और वो मैनेज करके चले जाते हैं। इफ द रीजन इज क्लियर, यू विल मैनेज फॉर 10 आवर्स। इफ द रीजन इज नॉट क्लियर, यू विल नॉट मैनेज इवन फॉर द 15 मिनट्स। तो पहले उस रीजन के ऊपर बात कर लेते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, हम किसी भी चीज को कर रहे हैं, उसका बेसिक कारण क्या है? मनी। अब मनी के जितने भी हमने सोर्सेज आज तक सुने हैं, कुछ भी हैं, कैरियर ओरिएंटेशन जिसको मैं वर्ड यूज करता हूं, बहुत लोग जाते हैं पता करने के लिए कि मेरे बच्चे का करियर किसमें हो सकता है, और उनका एक साइक्लोस्टाइल एक फॉर्म होता है, उसमें बच्चे का 20-25 आधे घंटे का टेस्ट होता है, और उसके दिमाग में सीट डालते थे कि आपका बच्चा नॉन मेडिकल के लिए अच्छा है, और आपका बच्चा मेडिकल के लिए अच्छा है, आपका बच्चा कॉमर्स के लिए अच्छा है, और वो रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम उसको थोप देते हैं। और मजे की बात यह है कि उस बच्चे को भी नहीं पता नॉन मेडिकल क्या होता है, मेडिकल क्या होता है। उस बच्चे को कुछ नहीं पता। वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड है कि लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड है, आपकी लॉजिकल साइड ज्यादा ठीक है कि आपकी आर्टिस्टिक साइड ज्यादा ठीक है। दैट्स इट। और कुछ नहीं चेक करते हैं। और उसके बाद लोग पूछते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, देन प्लीज साइलेंट योरसेल्फ इमीडिएटली। अटेंड तो बहुत दूर की बात है, साइलेंट पे कर देंगे, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स टाइम ऑल्सो। तो कैरियर के लिए क्या है, बच्चा 10th करता है तो उसके बाद ऑप्शन आती है मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, एंड द रेस्ट वन इज व्हाट? आर्ट्स। बच्चे तो कई बार डर के मारे ये बताते हैं मैं आर्ट्स कर रहा हूं, ये मेरा फ्रेंड पता नहीं क्या सोचेगा। ये बंद किया ये जो मरने से पहले तड़पता है ना, वो था। तो एक डायलॉग सा आ रहा, वो अपना वीडियो से आई थी कोई, तो शिप के अंदर ना एक बंदा आता है, एक बंदे को उठा के ना बाहर फेंक देता है, कुछ ग्रज होता है, कुछ लड़ाई होती है, जो भी होता है, तो सारे लोग उसकी तरफ घूर के देखते हैं, उठा के बांध के फेंका, कहता ही वाज विदाउट टिकट। सारे लोग उठा के टिकट दिखा देते, तो फोन को अटेंड नहीं करना। तो मनी इज व्हाट, दिमाग में एक ही चीज होता है करियर को लेकर, और इसीलिए मैं एजुकेशन करा रहे हैं, चाहे नॉन मेडिकल कराया, मेडिकल कराया। जस्ट टेल मी वन थिंग, नॉन मेडिकल किसके लिए करता है बच्चा? जो बिकम व्हाट?
इंजीनियर। ओके, श्योर? सारे तो इंजीनियर नहीं बनते। हालांकि सोशल में बहुत कोशिश की गई है कि इतनी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दी कि कोई ना बचे, सभी को इंजीनियर बनाया जाए, ठीक है ना। लेकिन स्टिल सारे लोग इंजीनियरिंग नहीं करते। अगर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुई तो क्या ऑप्शन होती है? बीएससी कर ली, ऑनर्स कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कर लिया, एंथ्रोपोलॉजी कर ली, कुछ भी कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, मेडिकल किस लिए करते हैं? डॉक्टर। अरे श्योर? और जब पीएमटी में सिलेक्शन होता है ना, उस बंदे को तो ये लगता है मैं डॉक्टर बन गया, और जब एमबीबीएस पूरी हो जाती है तो बताता नहीं बना, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं लगती उससे। Then he goes for the rest of the stuff. Yes or no? अच्छा, एमबीबीएस नहीं मिला तो क्या लेगा उसके बाद? बीडीएस, बीएमएस, होम्योपैथिक साइंसेस, ठीक है जी। इसके अलावा दम घुट रहा बेचारे का। हाँ जी, इसके अलावा और क्या चांसेस हैं? Whatever the stuff is there, वो सारी ऑप्शंस हैं। फोकस तो एक ही था, क्या? डॉक्टर बनना है। अच्छा, कॉमर्स किसके लिए होता है? सीए। सीए का रिजल्ट तो बहुत ज्यादा होता है। कितने परसेंट बनते हैं? 2%। और वो जब सीए बन जाते हैं उसके सोचते हो करेंगे, क्योंकि उनका बचपन से गोल था सीए बनना, सीए बनना, सीए बनना। उसके बाद क्या करना है तो बताया नहीं। यस, इट इज ट्रू। व्हेन योर गोल इज अचीव्ड, आप सिल्वर हो गए, आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या करना है, तब तक आप वही टैग लेके घूमोगे ना। व्हाट्स नेक्स्ट? द गोल इज डिसाइडेड, सीए बनना है, लेकिन सीए बन के कमाना कैसे है, सीए बन के लाइफ कैसे सेट करनी है, वो कभी नहीं सिखाया गया। चलो 2% तो बन गए, बाकी 98% क्या करेंगे? बीकॉम ये वो करते करते बैंक में तो सिर्फ सारे घुस सकते, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स सब, ठीक है ना। What I want to convey you about this thing कि एजुकेशन को हमने हर बार रिलेट किया है किससे? करियर से। और आज मैं इतने सालों के पढ़ाने के बाद और पढ़ने के बाद, डिग्री करने के बाद पीछे मुड़ के देखता हूं, जो हमारा 60 का पैसा सिविल का, जो कि 4 साल के बाद जब सिविल इंजीनियरिंग पूरी हो गई तो उसमें 52 लोग रह गए थे। उन 52 लोगों में सिर्फ 3 लोग हैं जो सिविल की जॉब कर रहे हैं, बाकी 49 लोग सिविल की जॉब नहीं कर रहे। मेरे को भी किसी ने बोला, बाय डूइंग दिस बिजनेस तूने अपनी डिग्री का काम खराब कर दिया, तूने 4 साल बर्बाद कर दिए, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी खराब कर दिया। मैं कहा यार 4 साल ही खराब किए, बाकी जिंदगी तो सही कर ली। बस तू चाहता हो 4 साल ही करो, उसके बाद अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि जितना करियर जो है ना, वट एवर द स्टफ इज देयर, हमने करियर को एजुकेशन से जोड़ रखा है। बट फाइनल स्टफ पता है क्या बात है? वट एवर यू डू लेटर ऑन द लाइफ, यू फाइंड दैट आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, उसका उस एजुकेशन से लेना देना कोई नहीं था। इवन इफ यू गो इन द सिविल जॉब, आफ्टर डूइंग सिविल इंजीनियरिंग, यू फाइंड एंटायरली डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग इन द जॉब, जो कि पढ़ाया नहीं गया होता। यस और नो? आई डोंट नो, मैं कंप्यूटर्स में इतना बढ़िया नहीं था, बट मेरे को इतना पता है कि जब बच्चा +2 में होता है, जो कंप्यूटर्स में चल रहा होता है, उसके जब वो इंजीनियरिंग करता है, जो कंप्यूटर्स में चल रहा होता है, वो एंटायरली डिफरेंट होता है। उसके जब वो पास आउट होता है, जब उसकी जॉब लगती है, तो एंटायरली डिफरेंट होता है। बिकॉज द लैंग्वेज चेंजेस, हार्डवेयर चेंजेस, सॉफ्टवेयर चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, बट आवर सीबीएसई बुक्स नेवर चेंजेस। वी स्टिल टीच द सेम थ्योरी, द सेम थ्योरी। तो मैं क्यों इसके लिए बात कर रहा हूं कि मनी के लिए इतनी जद्दोजहद है, अभी तक करियर काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुई है। इसका मतलब नो बट एवरीबडी वाज ओवर एजुकेशनल गाइड, बट नो बडी वाज ओवर फाइनेंशियल गाइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड हियर कम्स द पॉइंट कि जब आप ऐसी मीटिंग में आते हैं एंड समबडी इज टीचिंग यू अबाउट द फाइनेंसेस एंड ऑल दैट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, यू गॉट कंफ्यूज्ड, बिकॉज ये एजुकेशन आपकी उस एजुकेशन से कहीं मैच नहीं करती। तो इसीलिए अगर कुछ ना भी समझ में आए ना, तो जिसके साथ आए हैं वो या तो फाइनेंशियली फ्री होगा या उसके रास्ते पे होगा। इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, तो उसके साथ टाइम जरूर लगाना है अपना। एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ बिजनेस, आई टेल यू, इट्स अ बिजनेस। और बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स है तो सर्विसेज भी होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, पैसा ज्यादा कहां है, बिजनेस में कि जॉब में? आर यू श्योर? तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड डू
जॉब और बिजनेस? जॉब। वाई? हाँ, अगर पैसा ही बिजनेस में है तो सारे लोग जॉब क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट चाहिए। गुड सर, क्या नाम है आपका? नहीं, फंस नहीं गए? क्या नाम आपका? सतवीर। सतवीर, आप किसके साथ आए हैं? आपका नाम क्या सर? प्रीतम पाल सिंह। तो सतवीर जी प्रीतम पाल सिंह के साथ आए हैं और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इन्वेस्टमेंट। तो पहली चीज तो दिमाग में आती है ना, क्या? इन्वेस्टमेंट। चलो दे दी। ये अगर सम गुड आइडिया, बेटर आइडिया आपके दिमाग में, आपको बैंकिंग से करवा दिया। 5 लाख आपका, 10 लाख बैंक का, 15 लाख बैंक का, ठीक है, 20 लाख। कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लो 20 लाख में? हाँ जी, कुछ भी नहीं, नथिंग। सेकेंड चीज पर आते हैं, और क्या चीज बिजनेस करने से रोकती होती है? रिस्क होता है। जॉब वाले बंदे का ज्यादातर एक हाथ जेब में होता है, पैसा लिमिटेड होता ना, हाँ कहीं गिर ना जाए। बिजनेसमैन बंदा ना उठा के कभी डैशबोर्ड में उधर पैसे रखता रहा, उसको चैलेंज नहीं होता इस चीज का। जॉब वाला जो भी होता ना, अगर 2000 के 10 नोट भी है ना, तो संभाल के 3 इधर रखेगा, 4 इधर रखेगा, बाकी इधर रखेगा, एक इधर चोरी हो सकती है। आई एम नॉट कंडेमिंग जॉब, बिकॉज आई वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन इन माय एंटायर फैमिली जिसने बिजनेस किया। और हमारी सारी की सारी ना, मेरे डैडी के पास एक ग्रीन डायरी होती थी, मेरे को अच्छी तरह अभी छोटा याद है। एक एक खर्चा लिखा करते थे, इसके 2 रुपए, इसके 3 रुपए, सब लिखा करते थे। मैनेजमेंट कुछ ऐसा था, तो उनको लगता है कि जो पैसा अब तक बना है, ग्रेजुटी जो भी मिली है मेरे को रिटायरमेंट के बाद, सब कुछ लगा के कहीं वो डूब ना जाए। यस और नो? तो रिस्क होता है, ठीक है नहीं? लेकिन एक और चक्कर होता है, हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया होता, किसी ने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, किसी ने नॉलेज नहीं दी होती, ठीक है ना? इस करके भी हम पे पंगा नहीं करेंगे। एक बंदा है जिसके खानदान ने ज्वेलरी का काम किया, अगर वो कपड़े की दुकान खोल ले तो बात बनती है? नहीं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस किस चीज का? ज्वेलर्स का। यस और नो? इतना सब कुछ होने के बाद एक डर बैठ जाता है, तो हम बिजनेस नहीं करना चाहते, दैट्स इट। और मजे की बात यह है, अगर ये सब हटा दी जाए चीजें, तो बिजनेस करना चाहिए। मैं आपको बिजनेस बता रहा हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है कुछ खास, ज्यादा नहीं लगेंगे, लोन नहीं लेना पड़ेगा, आई एश्योर यू। 15, 20, 25, 30 हजार रुपए के अंदर मैनेज हो जाएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट भी 7-8 हजार रुपए महीने की, ज्यादा नहीं है, जिसमें पेट्रोल भी है, ये सब भी है, सारी चीजें, ठीक है? तो 7-8 हजार में मैंने आज तक कोई बैंकरप्ट होता नहीं देखा, ठीक है ना? किडनी गिरवी नहीं रखोगे, रिस्क नहीं है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, राइट? और आपको नॉलेज इस बिजनेस की देने के लिए 1 से 2 साल कम से कम हमें लगेंगे, और वो भी हम नहीं देंगे, ये यूनिवर्सिटी देगी, ब्रिट यूनिवर्सिटी, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ठीक है? तो जो जो ट्रेडिशनल बिजनेस के चैलेंजेस हैं वो हम दूर कर देंगे। तो करना चाहिए? ओके, कर पाओगे? यहां डाउट है, क्योंकि ना जब मैंने दुकान खोली जिसमें 20 लाख मैंने डाला, 20 लाख की लिमिट बैंक ने डाली, 40 लाख रुपए डाला, वहां पे अगर 1 महीना ग्राहक नहीं आया ना, मैं दुकान छोड़ता नहीं हूं। पता है क्यों? ईएमआई देनी है। अगर मैंने फैक्ट्री डाली, 50-60 लाख अपना डाला, 1.5-2 करोड़ बैंक का डाला, फैक्ट्री चली नहीं चली, ऑर्डर मिले नहीं मिले, रिजेक्शन बहुत सारा मिला, लेकिन मैं फैक्ट्री नहीं छोड़ देता 1-2 सालों के अंदर। पता है क्यों? बैंक की लिमिट भी चल रही है साथ में। यहां सबसे बड़ा चैलेंज है, पैसा ज्यादा लगना नहीं है, इन्वेस्टमेंट है नहीं है, रिस्क नहीं है, नॉलेज देने वाले लोग बैठे हैं। तो मैंने आपका क्या गिरवी रखवा लिया? अगर 1-2 महीने नहीं चला तो 100% चांसेस है पीछे मुड़ने के। तो आज के बाद ये मत कहना ऐसे बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं। फेल होने का एकमात्र कारण इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, सपोर्ट इज देयर, रिस्क इज नॉट देयर, इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर, दैट इज द बिगेस्ट जो बून है, वही बिगेस्ट कर्स भी है इसमें। दैट इज द रीजन ओनली एम्बिशियस, शार्प, हंग्री पीपल इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। यस।
इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें इस मीटिंग में आपको बेसिकली क्वालिफाई करना पड़ेगा एक बार। We'll have to make you qualify। क्योंकि चक्कर है 2 साल आपके नहीं लगने, 2 साल हमारे भी तो लगने हैं। तो हम उस समय को कहां इन्वेस्ट करें? This business is not motivating the other people. This business is just giving the fair and honest information and helping if you require the help. That's it. If you require the help. और ये बिजनेस काम कैसे करेगा? बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वी ऑल आर कस्टमर्स। जो सामान यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं बन रहा है मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है, कस्टमर सामान यूज कर रहा है, दुकानदार से लेकर आता है, दुकानदार होलसेलर से लेकर आता है, होलसेलर कंपनी से लेकर आता है, जॉबर को एडवर्टाइजर। इस सिस्टम को कहते हैं मिडल मैन सिस्टम। जबरदस्त सिस्टम है। 3 रुपए की चीज यहां बनती है, 10 रुपए की हमें मिलती है, 70% पैसा ये कमाते हैं। अब 70 है, 66 है, 65 है, 60 है, 50 है, इस पर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, होता यही है। दैट्स इट। कई लोग उस पर बहस करते नहीं सर 70 नहीं होता, 80 होता, 80 नहीं होता, 60 होता। अभी 60 लगा लो, अगर आपको लगता है 30 है 30 लगा लो, ठीक है ना, बट होता है, देयर इज अ मार्जिन। और ये लोग करते हैं क्या है? ये लोग 2 काम करते हैं। नंबर 1 इज प्रमोशन एंड नंबर 2 इज डिस्ट्रीब्यूशन। 2 ही काम करते हैं लोग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रमोशन होती है किससे? ज्यादातर एड से, एडवर्टाइजमेंट से, और ह्यूज पैसा लगता है एडवर्टाइजमेंट्स में। ये एक टाइम था जब ये सिस्टम बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो रहा था, इसके लॉज बने हुए थे, इसके कुछ ना कुछ आपको, अगर आपने यहां पे पैसा कमाना, दुकान खोल लिया, लाइसेंस देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। होलसेलर बनना तो भी कोई ना कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल्स एंड कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरर बनना तो भी करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी करनी तो भी करना पड़ेगा, ब्रांड बनाना तो भी करना पड़ेगा, जीएसटी, सीजीएसटी, व्हाटएवर द स्टफ इज देयर। ये सारे के सारे लीगल बिजनेसेस हैं जो ये लोग कर रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लॉ अवॉइड करते हैं, दैट्स इट, और पैसा कमाते हैं। गलत काम कुछ नहीं है। और ये बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड्स चेंज होते हैं, और अगर आप ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं अगर उसको स्टडी नहीं करोगे, पीछे रह जाओगे। मैं छोटा था तो जब भी अमीर लोगों की बात होती थी, टाटा, बिरला, डालमिया, आपने डालमिया सुना ही नहीं होगा, राइट? टाटा, बिरला एंड डालमिया। अब आजकल अमीरों के नाम हो तो किसके नाम ज्यादातर बोलते हैं आप लोग? अंबानी, अदानी, है ना? उन दिनों जब की बात कर रहा हूं तब उस टाइम अंबानी जो था, he was not even 500 crores, not even 500 crores। लेकिन हुआ क्या कि ट्रेंड्स चेंज होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उस टाइम पैदा भी नहीं हुई थी। Amazon पैदा भी नहीं हुई थी, फेसबुक पैदा नहीं हुआ था, याहू पैदा नहीं हुआ था, गूगल पैदा नहीं हुआ था, गूगल वाला भी पैदा नहीं हुआ था। गेटिंग मी नॉट? ट्रेंड चेंज होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। अचानक ही ट्रेंड चेंज हुआ, मॉल कल्चर आया, एलांटे खुला, सितारा के मार्केट में फर्क पड़ गया। अचानक ही कल्चर चेंज हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मैत्रा, जबोंग, ये वो जो भी लेटर शटर में। अचानक ही कल्चर चेंज हुआ। जहां पे लाइनें लगती थी खाना खाने के लिए, लाइनें लगती थी खाना खाने के लिए, लोग वो फूडी है इतने लोग, जो बंदा कभी डिस्काउंट नहीं देता था, आज उसी जगह से घर बैठे बंदा स्विगी पे ऑर्डर कर देता है। और वो बंदा जिसको लाइनें देखने की आदत थी, उसको लाइनें दिख नहीं रही। वो कहता नहीं, हम नहीं जाते स्विगी में, हम नहीं जाते इस पे, हम नहीं जाते इन चीजों पे। अल्टीमेटली क्या हुआ? कस्टमर शिफ्ट हो गया और बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो गए। व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, थिंग्स आर चेंजिंग। पहले कस्टमर के लिए इजीनेस नहीं थी, कस्टमर किंग जरूर था, लेकिन वो किंग घर पे था बेचारा। आज कस्टमर वाकई किंग है। अब दुकानदार के पास जाएगा तो जो सामान खरीदा वापस नहीं होता, एक बार खरीद दिया, बेच दिया तो वापस नहीं होता। लेकिन जब वही सामान वो किसी ऑनलाइन उससे मंगवाता तो वापस हो जाता है। इस दुकान का टाइम है 10 से लेकर 8 बजे तक। जो आपके मोबाइल फोन में दुकान है उसका क्या टाइम है? कोई टाइम नहीं, जब मर्जी करो, जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी वापस करो। दैट्स हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। कस्टमर के लिए कितना आसान हो गया। नहीं, कपड़े लोग नहीं खरीदेंगे कभी ऑनलाइन, कपड़े नहीं खरीदेंगे। हम तो पूरा पैंट फंसा के, देख के, चेक करके तब लेते हैं कपड़े। किताबों की नहीं चलेगा, फ्लिपकार्ट किताबें भेजता है, किताबों की नहीं चलेगा। कपड़े भी लेते हैं, नहीं लेते? पूरा ड्रेस मैच हो जाती है, हो जाती है, डाल के चेक करके तब भी वापस हो जाता है कि नहीं हो जाता? थिंग्स आर चेंजिंग। हमारे स्टूडेंट्स को लगा कि यार गूगल की स्टोरी बनी, फेसबुक की स्टोरी बनी, तो एक दिन मेरी भी स्टोरी बनेगी। आपके मोबाइल फोन के ऊपर कितनी एप्स हैं? 10, 12, 15,
1,500-2 हजार तो नहीं है? प्ले स्टोर में कितनी ऐप्स है? अच्छा, कुछ ऐसी ऐप भी होंगी जो प्ले स्टोर तक पहुंचती भी नहीं होगी, यानी कि मिलियंस में ऐप्स तैयार होती है, मिलियंस में, उसमें से 10 बार आपके फोन तक पहुंची है। कंपटीशन ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। यानी कि ऐप बनाने का चक्कर नहीं है, एक ऐसी ऐप बनानी जो लोगों की नीड बन जाए, और मजे की बात जब वो नीड बन जाए तो एक ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे पास होना कि उस ऐप को हम चला सकें। कई लोग ऐप बहुत जबरदस्त बना लेते हैं, लेकिन उनके पास पीछे ड्राइविंग फोर्स नहीं होती उसको चलाने के लिए। और आज का स्टूडेंट तो 2 बार टेक टेक करेगा, 2 बार कुकू घुमागा, उसे उठा के ऐप ही डिलीट कर देंगे। यस और नो? आपकी जो ऐप है उसको डिलीट करने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहिए मेरे को। If 2 minutes your app is not working, you will just throw it out there immediately. Things are changing. ये सिस्टम भी और ये सिस्टम भी। और ऐसे बिजनेसेस में देखा गया, ऐसे बिजनेसेस में कि लोग ओवरनाइट अमीर भी हो जाते हैं और अगले दिन कंपनी भी गायब हो जाती है। जितने लोग इसके थ्रू मिलियन बने हैं एप्स के थ्रू, उनके पैसा तो आ गया लेकिन कैरेक्टर नहीं आया। आज मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, ये पहली बात तो आज का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस को कहते हैं हाईटेक एंड हाई टच बिजनेस। हाईटेक भी है और हाई टच भी है। इसके 60 इयर्स पूरे हो रहे हैं। 60 इयर्स, इट्स अ बिग टाइम। 60 इयर्स। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर को कस्टमर से डायरेक्टली जोड़ दो। जो लोग ये लोग मिलकर काम कर रहे थे ऐप के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, जिस तरह कर रहे थे, वो काम हम लोग कर लेंगे, हम कंज्यूमर मिलकर कर लेंगे। तो जो पैसा यहां जाना था वो पैसा मेरे पास आ जाएगा। दैट्स इट। 70%। इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस। लेकिन रिमेंबर, घर बैठे पैसा नहीं आएगा। करना क्या पड़ेगा? 2 ही काम, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 काम करने पड़ेंगे, लेकिन हाईटेक तरीके से, थोड़ा सही तरीके से करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइज वे में करना पड़ेंगे। ऑर्गेनाइज वे में करोगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और कितना पैसा हो सकता है? जस्ट इमेजिन दिस थिंग, जब तक हमारे पास ये ट्रेडिशनल मार्केट थी, हमारे पास ट्रेडिशनल कंपनीज के लॉस थे। जब हमारे पास अमेज़न और इन सबकी मार्केट आ गई, अब हमारे पास ऑनलाइन सेलिंग के भी लॉज हैं। अगर आपने ऑनलाइन भी एनरोल करें, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी। पहले ऑनलाइन सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं थी, पिछले 5-7 साल पहले इंडिया में। लेकिन जब पंगे पड़े, हजार करोड़ के फाइन पड़े ईडी की तरफ से, तो इसके लॉ बने। पहले डायरेक्ट सेलिंग भी कोई बहुत बड़ा, इंडिया की जीडीपी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था डायरेक्ट सेलिंग। और जो 500-700 करोड़ था ना बिजनेस, जो भी 1000-2000 करोड़ था, उसको बॉदर नहीं करती इंडिया की जीडीपी, इसलिए कोई इसके लिए लॉ भी नहीं थे हमारे पास। लेकिन ईयर 2007, when the turnover of the direct selling is crossing more than 10,000 crore, now going to be 65,000 crore, अब लॉ की जरूरत है कि नहीं है? Because it is a substantial part of the Indian economy. और अब इसके भी लॉ बन चुके हैं, और क्योंकि अब इसके लॉ बन चुके हैं तो बट ऑब्वियसली बात है, अब ये हमारे सिलेबस में भी आना शुरू हो गया। अब आपके बच्चे +2 में, +1 में अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग पूरा चैप्टर है, और जिसमें इसका नाम लिया जाता है। मजे बात है ना? अब बच्चा बड़ा होकर बोल सकता है मैं डायरेक्ट सेलिंग में बनूंगा डायमंड। ठीक है ना? पहले नहीं बोलता, कि पता ही नहीं था डायमंड होता क्या। ठीक है ना? रिमेंबर दिस थिंग। और अब इसमें करना क्या हमारे को? वेरी सिंपल स्टेप। आप जिसके साथ आए उससे डिटेल में ये चीज पूछ लेना करना क्या है एग्जैक्टली। लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर आपको ये लगे इसमें कि मैं ट्राई करके देखता हूं, शायद मेरे से भी हो जाए, मैं गारंटी देता हूं नहीं होगा। ठीक है ना? यू विल हैव टू गेट इनटू द बिजनेस विद अ प्रॉपर माइंडसेट। करना है कि नहीं करना, डिसाइड कर लो। और ये भी डिसाइड कर लो बिजनेस करना है कि मैंने सामान ही लेना है। अगर आपने सिर्फ सामान ही लेना है, आई रिपीट दिस थिंग, तो प्रेफर्ड कस्टमर, नो केवाईसी रिक्वायर्ड। दैट्स इट। प्रेफर्ड कस्टमर मतलब नाम, फोन नंबर, डेट, एड्रेस, ईमेल आईडी, ओटीपी आएगा, सब कुछ होगा, सामान लो मजे में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। ठीक है ना? लेकिन अगर प्रॉपर बिजनेस करना है तो हमारे को 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके सिंपल से हैं। सबसे पहले ये कॉर्पोरेशन जिसका नाम एमवे है, इसका रोल क्या है? इट्स अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरर। आप बिजनेस करोगे तो सामान चाहिए, सामान कौन देगा? एमवे देगा। कैसा सामान देगा? जो आपकी नीड का होगा। इस सामान में मतलब कि टर्नओवर पे आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। कौन देगा? एमवे देगा। इस सामान की ट्रेनिंग कौन देगा? एमवे देगा। अगर आपका सामान आपको अच्छा नहीं लगा तो वापस कौन लेगा? एमवे लेगा। 30 डेज की मनी बैक गारंटी।
बड़ा सिंपल है। ट्रेनिंग सपोर्ट एमबीए की तरफ से, प्रोडक्ट्स एमबीए की तरफ से, कमीशन एमबीए की तरफ से, और अगर सामान नहीं बिका या कोई प्रॉब्लम निकली उससे तो वापस कौन लेगा? 100% मनी बैक गारंटी के साथ एमबीए लेगा। दैट्स इट। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि लेट एमबीए डू एमबीए, सिंपली थिंग। इसके बाद आपको बिजनेस आपको करना है, सिखाएगा कौन? ब्रेड वर्ल्ड वाइड। ये एजुकेशन सिस्टम है। ये एजुकेशन सिस्टम है ब्रेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब ये एक यूनिवर्सिटी है, इससे बहुत लोग सीख रहे हैं, लेकिन पंगा ये है कि इस बंदे को ये घर पे आके नहीं सिखाएंगे, तो आपके साथ कोई ना कोई टीम जरूर होगी। वो टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टीम सभी की अच्छी होती है। सिर्फ आपको प्लग इन करना है, आपने सोचना है कि जब टीम में किसी के साथ हो तो उसके कल्चर को समझना है हमने। यहां साइड पे कोई नए लोग हैं? इधर यू आर न्यू ना? हाँ, हु इज देयर न्यू? आप आएंगे प्लीज स्टेज पे जल्दी से। मैं एक एग्जांपल देकर कुछ समझा रहा हूं आपको, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है ना? आइए प्लीज 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 जल्दी आइए। आप किनके साथ आए हैं सर? आप आओ सर, जल्दी जल्दी आइए प्लीज। आपका नाम क्या है? राजेंद्र, रतिंदर, ओके प्लीज आइए। विपिन जी, आपकी अपलाइन कौन है? ओके, शैली प्लीज आओ स्टेज पे जल्दी। सर इधर आओ, इधर 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 आओ। शैली आओ। शैली, आपकी अपलाइन कौन है? डॉक्टर सैनी किधर है? हाँ, अर्शिया नहीं है, ओके। आप उनकी अपलाइन हो, आ जाओ। डॉक्टर सैनी की जगह छोड़ देना। ओके, इधर आओ सर, इधर। एलओएस टूट जाएगी नहीं तो। अपनी एलओएस के हिसाब से खड़े हो सारे। ये देखो सारे क्रॉस लाइन हो रही है ऊपर नीचे। अब ठीक है ना? ओके, डॉक्टर सैनी की जगह छोड़ देना। अच्छा, आपकी अपलाइन दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है ना? इनकी अपलाइन में 4-5 लोग और भी हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मैं भी आता हूँ, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। ये 4-5 लोग कौन है बीच में? कई लोग सोचते हैं कौन है? एक ना परिवार होता है, जब भी शादी की जाती है ना तो परिवार के एथिक्स देखे जाते हैं। यस और नो? एथिक्स देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, अगर इस परिवार में ऐसे ही पला हुआ है ना तो ये परिवार सही है, मैं अपने बच्चे को यहां सौंप सकता हूं। यस और नो? लेकिन फिर भी बीच में ना कई लोग ना सिस्टम में नहीं होते, वो सिस्टम की बातें नहीं करते, सिस्टम ब्रेकर सो कॉल्ड, है ना? तो वो सिस्टम ब्रेकर क्या होता है कि ऐसे भी परिवारों में आपस में कई बार ऐसा होता है, किसी का कोई ना कोई बंदा शादी करके भाग जाता है या गलत जगह शादी कर लेता है, बाद में बच्चा पैदा करके किसी चर्च पे छोड़ जाता है ना। तो बीच में ऐसी कई अपलाइनें भी होती हैं। हमने पूरी कोशिश की थी बिल्कुल वाइड से जोड़ने की, तो वो आईएमए के सीढ़ियों पे छोड़ गए थे इनको। तो फिर वहां पे कोई ना कोई सिस्टम वाला इनको पालता है धीरे धीरे, है ना? तो क्वेश्चन अब ये है कि ये यहां पर आज बिजनेस के लिए आए हैं। के सिंह चलो अपलाइन में आ रहे हैं।